नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से की भेंट। शिमला में होटल पैकेज के नाम पर पर्यटकों से 1,40,000 की ठगी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। भारतीय किसान संघ ने प्रदेश सरकार से किसानों की उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग। कोरोना काल में ठप हुआ टैक्सी ऑपरेटर्स का काम, सरकार से टैक्स माफ किए जाने की मांग। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र एस घोंगरोक्टा ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के अपने पोषण मानक हैं। उन्होंने लोगों को पोषण सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पोषण और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि आयोग ने प्रदेश के लिए इससे संबंधित नीति का प्रारूप तैयार किया है। डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा कि नीति तैयार करने के दौरान आयोग ने समेकित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत अन्य विभागों जैसे कृषि, पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2022 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री व हिमाचल के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इससे पहले नवंबर 2020 में भाजपा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव प्रभारी बनाया था। आईजीएमसी के चिकित्सक डॉक्टर अरविंद सूद ने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में शिमला के पोर्टमोर स्कूल को आरओ प्लांट भेंट किया। इस आरओ प्लांट की खास बात यह है कि ये 1 घंटे में 800 लीटर पानी को प्योरीफाई करने की क्षमता रखता है। आरओ प्लांट को विद्यालय में स्थापित करने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद व अन्य स्टाफ कर्मियों ने डॉक्टर अरविंद का आभार जताया। ये पानी की सुविधा मैंने अपने माता पिता पूज्य माता पिता तारावती और हरिओम सूद जी की स्मृति में इस स्कूल को दान दिया। ये आरओ वाटर कमर्शियल वाटर प्योरीफायर है। इसकी कैपेसिटी पर आवर 800 लीटर है, जो यहाँ के बच्चों के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगी। छोटा प्लांट भी हमारे एक सूद परिवार ने इस विद्यालय में दिया था 2 वर्ष पहले, और उस प्लांट को मैंने एमडीएम में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ जो है दोपहर का भोजन बच्चों को खिलाया जाता है। वहाँ पे भी पूरी व्यवस्था बच्चों को उस वाटर प्योरीफायर की लगाकर बच्चों को शुद्ध जल पीने को मिले, तो ये सारी व्यवस्था करवा दी गई है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि आदरणीय डॉक्टर अरविंद सूद जी ने अपने माता पिता जी की पुण्य स्मृति में हमारे बच्चों के लिए जो ये पेयजल व्यवस्था है, बहुत बढ़िया इन्होंने कमर्शियल आरओ प्लांट जो है वो लगवा के दिया है। और उसके बाद जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये पूरी व्यवस्था भी इन्होंने की है। उसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद सूद जी का और उनके परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रीमती तारावती सूद जी और स्वर्गीय श्री हरिओम सूद जी, जो कि श्री डॉक्टर अरविंद सूद जी के माता पिता हैं, इनकी पुण्य याद में इन्होंने जो है यहाँ पर ये स्वच्छ पेयजल प्लांट जो है इस स्कूल को समर्पित किया है। वैसे भी कहते हैं कि ये पंच तत्व, जिसमें कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इनमें से जो पानी का महत्व सबसे ज़्यादा है। शरीर के अंदर भी यदि हम देखें तो 3/4 भाग पानी है, और पृथ्वी के बाहर भी 3/4 भाग पानी है। तो पानी के बगैर कुछ नहीं है। जल बिन सब सून, ये कहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इन्होंने यहाँ ये जल को जो समर्पित किया है इस प्लांट को। मैं अपनी ओर से और स्कूल की ओर से, सभी की ओर से
और एसएमसी की ओर से भी इनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इन बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल दिया। राजधानी शिमला में घूमने आए पर्यटकों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ टूरिस्ट को पैकेज के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया। इस संबंध में मोहाली के रहने वाले एक पर्यटक ने शिमला सदर थाना में ठगी की शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि पैकेज देने के नाम पर उन्हें गुमराह किया गया और 1,40,000 ठग लिए गए। ईमेल के माध्यम से उन्होंने अपनी शिकायत सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। सदर पुलिस ने पर्यटकों को शिमला बुलाकर पूछताछ की है। डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने बताया कि महिला की ईमेल से शिकायत प्राप्त हुई है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि इस गिरोह में कौन कौन लोग और शामिल है, यह तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए, सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक कंप्लेंट आई थी। इन्होंने जो कंप्लेनेंट है, इन्होंने हमसे टेलीफोनिकली बात की थी। तो इन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है, इनको बताया गया था कि आप ऑनलाइन भेज दें। तो इन्होंने अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन भेजी थी। तो इनको जो कुछ लोग थे वो एक पैकेज इनको दे रहे थे कि 10 ईयर्स के लिए आपको पैकेज होगा, हर साल आपको कहीं ना कहीं घूमने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए इनसे जो है 1,40,000 रुपये इन्होंने जमा करवाए और जो कि उसके एवज में इनको कहा गया था कि आपको 10 ईयर का ये पैकेज है, हर साल आपको किसी न किसी स्टेट में घूमने के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो है इस तरह का कोई भी वो नहीं पाया गया, ना इन्हें घूमने भेजा गया, ना इन्हें कोई पैकेज दिया गया इस तरह का। तो इन्होंने जो कंप्लेंट हमें करवाई थी उसमें हमने FIR रजिस्टर करके इसमें 6 लोगों को अभी तक जो है अरेस्ट कर लिया है। जो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर और भी कोई लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये 420 और 120B में इनको हमने केस FIR रजिस्टर्ड की है और इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन उसी अकॉर्डिंग चल रही है। देखिए, मेरा होटल इंडस्ट्री से यही आग्रह रहेगा कि शिमला जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, हमारी इकोनॉमी जो है टूरिज़्म पे बेस्ड है। तो कृपया करके होटल एसोसिएशन भी इस तरह के लोगों पर जो है निगाह रखें कि अगर इस तरह के कोई लोग उनकी नज़रों में भी आते हैं जो कि हम आपकी होटल इंडस्ट्री या टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए जो है खतरा हो सकते हैं, तो वो कृपया करके हमें सूचित करें और उनके खिलाफ जो है हम उचित से उचित कार्रवाई लें। नगरपालिका नाहन के जनरल हाउस में शहर में विकास कार्यों को गति देने और नई योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर चर्चा की गई। नगरपालिका अध्यक्ष श्यामा पुंडीर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लंबित कार्यों को तय समयावधि में पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। नगरपालिका नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि जनरल हाउस में शहर की सफाई व्यवस्था, पार्किंग समस्या और हाउस टैक्स को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई है। नगरपालिका नाहन की अध्यक्षा श्यामा पुंडीर की अध्यक्षता में जनरल हाउस संपन्न हुआ। जनरल हाउस में शहर के विकास कार्यों और शहर की समस्याओं पर चर्चा की गई। नगरपालिका नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि जनरल हाउस में शहर में पेंडिंग पड़े हाउस टैक्स को निर्धारित करने और इकट्ठा करने को लेकर भी चर्चा की गई ताकि नगरपालिका की आमदनी बढ़ाई जा सके। कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि BPL श्रेणी में लोगों को लाने के लिए आय सीमा 26,000 से बढ़ाकर 45,000 करने के लिए हाउस में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे सरकार को भेजा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग BPL श्रेणी का फायदा उठा सके। जो विभिन्न डेवलपमेंट वर्क्स है उनके बारे में चर्चा की गई और BPL का जो इशू काफ़ी उठा था उसके रिगार्डिंग चर्चा की गई। उसमें गवर्नमेंट को लेटर लिखा जाना हाउस ने पास किया है कि हम गवर्नमेंट को लेटर लिखें, क्योंकि जो इनकम क्राइटेरिया है वो भी बहुत कम है। अभी हमारे पास सिर्फ 26,000 का क्राइटेरिया है, तो उसमें लिखा गया है कि हम इसको बढ़ा के 45,000 कर सकें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें हम BPL में इंक्लूड कर सकें। बाकी शहर में स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, सुचारू करने के लिए कोटेशंस मंगाई जा रही हैं, जिसमें नए पोल्स लगेंगे, लाइट्स लगेगी। उसी तरह से जो हमारे बीच बीच में चक्के जो हमारे जहाँ पर लगने हैं उस चीज़ के लिए भी हाउस में टेंडर पास किया जाएगा, जिसमें जो भी हमारे चक्के जो भी कोटेशन की मंगाई जाएगी उसमें जिसके भी बेटर होंगे उसके हम चक्के लाए जाएंगे और पूरे शहर में जहाँ पर नीड है वहाँ पर लगाई जाएगी। उसके साथ सफाई व्यवस्था के रिगार्डिंग चर्चा हुई, जिसमें हाउस होल्ड के जो रेट्स हैं वो सभी लोगों को पब्लिसाइज़ किए जाएंगे कि कितने कितने रेट्स हैं। बाकी सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग हमारे हाउस टैक्स जो हमारा है पुराना, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए और जो हमारा पुराना रेंट है उस चीज़ को रिकवर करने के लिए भी हाउस में नए रिजोल्यूशन पास हुए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके कमेटी की। और हमारी जो इनकम बढ़ाने के लिए जो हमारी कहीं जगह पे पूरे वार्ड्स में हमारे थोड़ी थोड़ी जगह है जहाँ पे हम पार्किंग के तौर पे दे सकते हैं, तो उसमें जो नियर बाई हाउस होल्ड है वहाँ पे हम उनको जो भी यहाँ पे हाउस में डिसाइड हुआ है 1,000 रुपये प्लस GST के तौर पे 6-7 डिसेंट्रलाइज वे में हम उनको पार्किंग प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी घर हैं उनको हम वहाँ पे जो पिलर्स वगैरह लगा के, जो चेन वगैरह लगा के उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे।
भारतीय किसान संघ ने किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसान संघ ने सरकार से मांग की है कि किसानों को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। किसान संघ ने चेताया है कि अगर 10 दिन के भीतर सरकार इस पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेती तो भारतीय किसान संघ को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कालीबाड़ी मंदिर से जिलाधीश कार्यालय तक किया गया। प्रदर्शन में जिले के सभी खंडों की महिलाओं और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन में उपस्थित प्रदेश महामंत्री सुरेश ठाकुर, प्रचार प्रमुख जय सिंह, प्रदेश युवा प्रमुख अजित सकलानी, जिलाध्यक्ष केदार ठाकुर, जिला मंत्री भूपेंद्र राणा, जवाहर शर्मा एवं खंड अध्यक्षों ने जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महामंत्री सुरेश ठाकुर ने मांग करते हुए कहा कि किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। कृषि उत्पादों के मूल्यों को हमेशा नियंत्रित रखा गया है, जिससे स्वतंत्र बाजार व्यवस्था विकसित नहीं हो सकती है। कृषि आदान तो महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पीछे छूट गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने पर भी मंडियों में किसानों की उपज उससे कम मूल्य में बिकती है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन मुख्य विषय जो किसानों में अशांति का कारण बना हुआ है वह किसानों को उनकी उपज का लागत आधारित मूल्य नहीं मिलना है। भारतीय किसान संघ का मत है कि किसान को आदान पूर्तिकर्ता, उसकी उपज का व्यापार करने वाले और उद्योग चलाने वाले सभी तो फल फूल रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, फिर स्वयं किसान क्यों कर्जदार और गरीब से गरीब होता जा रहा है। बाजार भाव एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी सैकड़ों रुपए का अंतर है। सुरेश ठाकुर ने कहा कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए। अपने प्रदेश हिमाचल में लगभग 12 सभी जिलों में 10 जिलों के अंदर जो हमारा धरना प्रदर्शन है, लाहौल स्पीति और किन्नौर 2 रिमोट एरिया, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं की भी कमी हो सकती है। ज्ञापन के रूप में सभी जिलों में ज्ञापन केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कृषि मंत्री को इस विषय पर लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य किसानों को, ये विषय आज का विषय है, किसानों को मिलना चाहिए। इसे कानूनी जामा बनाना चाहिए, क्योंकि किसानों की लागत ज़्यादा ही हो गई। किसी भी चीज़ को पैदा करने में लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। उसकी लेबर है, स्किल्ड लेबर है, और जो इनपुट्स है, जो कृषि आदान है, इनपुट्स है, वो भी महंगे हो रहे। अभी पेटियों के दाम देखिए आप, 10 से 15 रुपए जो बाहर का कार्टन था, और जो आपकी ट्रे थी लगभग 100 रुपये एक मंडल की बड़ी है। तो आप सेब क्या बिक रहा है? सेब की जो कीमत एवरेज निकाली हमने तो 25 रुपये और 30 रुपये। हमारी जो लागत है इससे भी ऊपर आती है। किसानों को इकट्ठा मिलता है, इसलिए खुश हो जाता है। अब सरकार को ये उपाय है, प्रोडक्शन तो हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन की कमी नहीं है। हमारी किसानों की लागत कैसे कम किए जाए और किसानों की आय कैसे दुगनी हो। तो कृषि क्षेत्र भी एक उद्योग है। लगभग 6000 करोड़ की इकोनॉमी हमारे प्रदेश की है। 18% क्षेत्र पर हमारी सेब की खेती होती है। कश्मीर की तर्ज पर, जिस तरह कश्मीर में पिछले सरकार ने नेफेड को 80% सब्सिडी देकर और वहाँ के किसानों को बढ़ावा दिया, इसी तरह बीच बीच में जब ऐसी स्थिति आती है, प्रोडक्शन ज़्यादा, तो सरकार ने ऐसे कदम बढ़ाने चाहिए। शिमला के अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जैसे कांगड़ा में धर्मशाला है, मंडी है, आपके कुल्लू है, सभी ऊना है, इन सभी केंद्रों पर हमारे धरना प्रदर्शन हो गए हैं। प्रदेश सरकार के विषय में हमने बार बार, हमारा संवाद भी होता, बहुत सारी अच्छी बातें हम सरकार के जो कृषि मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारा संवाद रहता है। भारतीय किसान संघ पहले संवाद करता, बातचीत करता है, इसके बावजूद जो हल नहीं है। धरना प्रदर्शन तो हमारा आखिरी है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी संगठन है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। ये इस बात को जानकर भारतीय किसान संघ करता है। किसानों के द्वारा, किसानों के लिए राष्ट्रहित में काम करने वाला संगठन भारतीय, गैर राजनीतिक भी है। किसी राजनीति से हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन जहाँ किसानों की मांग होगी, जो भी किसानों की मांग उठाए, हम उसके साथ। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ से जुड़े सदस्य पिछले 41 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शिमला में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। करुणामूलक संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि 4500 करुणामूलक आश्रित रोजगार के लिए पिछले लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से मात्र आश्वासन ही मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनशन पर बैठे 41 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। उल्टा प्रदेश सरकार द्वारा संघ पर किसी के बहकावे में आकर अनशन करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक मुद्दे के तहत रखी गई है, क्योंकि करुणा मुल्क संघ पर इन परिवारों पर एक आरोप लगाया गया है प्रदेश सरकार व माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि ये परिवार जो है, ये करुणा मुल्क संघ जो है किसी के बहकावे में आकर जो है यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठा है। लेकिन मैं प्रदेश सरकार को इस प्रेस मीटिंग के जरिए बताना चाहता हूँ कि ये परिवार 15 से 20 सालों से एक जो था, मतलब ये टाइम पीरियड जो था उसमें एक बहुत ही गरीबी, मतलब डाउन टू इतने चले गए थे कि इन परिवारों को इतनी स्थिति आपत्तिजनक या फिर गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे। इन परिवारों का खाना पीना पालन पोषण तक मुश्किल हो गया था, जिसके तहत इन परिवारों को आज इस क्रमिक अनशन पे बैठना पड़ा। और आज इस क्रमिक अनशन का 41वां दिन है और प्रदेश सरकार की तरफ से ना कोई सूझबूझ ली गई है, ना कोई आश्वासन मिला है, बल्कि इसके बदले में माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की तरफ से एक आरोप लगाया गया है कि इन परिवारों को किसी विपक्ष या फिर किसी के बहकावे में आकर ये लोग जो है करुणा मुल्क संघ के लोग जो हैं क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, करुणा मुल्क संघ ना किसी पार्टी से संबंध रखता है। ये करुणा मुल्क संघ को मतलब किसी भी पार्टी का आज तक कोई टैग नहीं लगा है। और करुणा मुल्क संघ जो भी इतने टाइम से संघर्ष करता आया है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे जनमंच में उनका एक ज्ञापन देना हो, अपने दम पर करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन करुणा मुल्कों की सूझबूझ जल्द लें, ना कि इन परिवारों पर, इन करुणा मुल्क संघ पर एक आरोप लगाएं जो कि आपने एक सरासर गलत आरोप लगाया है। इसलिए आज के जो हमारी प्रेस मीटिंग थी, इसका स्पष्टीकरण यही था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन परिवारों पर, हम करुणा मुल्क आश्रितों पर एक जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। और प्रदेश सरकार को एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जल्द ही करुणा मुल्कों के इन परिवारों की सूझबूझ ले और इन परिवारों के साथ मिले, या फिर इन परिवारों को सेक्रेटरी सचिवालय बुलाए, ताकि इन परिवारों के साथ जो है फेस टू फेस वार्तालाप हो सके। और जिस माननीय मुख्यमंत्री जी जिस एक हवाला देते हैं कि बीच का रास्ता निकालेंगे, वो बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब इन परिवारों, करुणा मुल्क संघ की जो मेन कमेटी है उसके साथ जब फेस टू फेस वार्तालाप होगी, तभी हम प्रदेश सरकार को एक बीच का रास्ता बताएंगे जिसके तहत जो है इन परिवारों को एक साथ नियुक्तियां दी जा सके। नहीं मानी गई तो ये क्रमिक अनशन तो हमारा कंटिन्यू अनिश्चितकालीन तक चलेगा। लेकिन इसके अलावा जो है, जैसे कि हमने हाल ही में एक झांकी दिखा दी है कि जो हमने विभिन्न जगहों से जो स्ट्राइक्स करी, ऊना में स्ट्राइक हुई, हमारी DC ऑफिस शिमला में स्ट्राइक हुई, जिला मंडी में जहां लोकसभा क्षेत्र के इलेक्शंस भी हैं वहां पर स्ट्राइक हुई, और अर्की में भी हमने एक मतलब रैली के माध्यम से एक DC को ज्ञापन सौंपा, SDM को ज्ञापन सौंपा। तो इस तरीके से जो है हमारा उग्र आंदोलन के रूप में हम आने वाले टाइम में विभिन्न जगहों से रैलियाँ जो या फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। वो आने वाले टाइम में अगर हमें सेक्रेटरीट का अगर घेराव करना पड़े तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। गुरुनगरी पांवटा साहिब में देश के पहले कवि दरबार का शुभारंभ हो गया है। नवनिर्मित कवि दरबार में आयोजित पहले कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से कवि पहुंचे। गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक जगीर सिंह ने बताया कि संगत के सहयोग से पांवटा साहिब में कवि दरबार बनकर तैयार किया गया है और गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू की गई कवि दरबार की परंपरा को आज भी यहाँ बखूबी निभाया जा रहा है। गुरुनगरी पांवटा साहिब में देश के पहले कवि दरबार का शुभारंभ हो गया है। नवनिर्मित कवि दरबार में आयोजित पहले कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से कवि पहुंचे। गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक जगीर सिंह ने बताया कि संगत के सहयोग से पांवटा साहिब कवि दरबार बनकर तैयार किया गया है और गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू की गई कवि दरबार की परंपरा को आज भी यहाँ बखूबी निभाया जा रहा है। गुरुनगरी में यहाँ आयोजित होने वाले कवि दरबार में विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग अपनी कविता पाठ करते हैं। वारे जो परवार गोबिंद सिंह जी साडा भी अज कर दियो बेड़ा पार गोबिंद। रहमत दे नाल चोली, रहमत दे नाल चोली नानक मेरी परेगा। दुनिया ते मेहर कीती मेरे ते भी करेगा। गुरबाणी मेरा सच्चा सौदा मैं इस दा बन जा रहा।
एक एक अक्षर प्रेम दाइसता, एक एक शब्द प्यारा। साथ संगे जड़ी स्टैंप हुंदी ना मोर कि मड़ियां मसीतां मसाणा ते जो जावे ओ नहीं गोबिंद दा सिंह अखवा सकदा। मन के मौलियां च करे विश्वास जेड़ा और रहमत कड़े दी किद्दां है पा सकदा। ओ जेड़ा थां थां भटकदा फिरे बंदा, ओ जेड़ा मन नू नहीं टका सकदा। कवि दरबार में पहुंचे कवियों ने बताया कि सभी संगतों के लिए यह बेहद खुशी की बात है कि गुरुद्वारा प्रबंधन गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू की गई परंपरा को आज भी बखूबी निभाया जा रहा है और अब यहाँ एक नया भव्य कवि दरबार कवियों के लिए तैयार किया गया है, जो देश और विश्व में पहला कवि दरबार है। इससे पहले कवियों के लिए अलग से कोई भी कवि दरबार स्थान स्थापित नहीं किया गया था। यहाँ तैयार किया गया यह कवि दरबार पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठकर कविता पाठ सुन सकते हैं। आज पांवटा साहब की पावन धरती में कवि दरबार के लिए आया हूँ। ये सभी के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि पांवटा साहब जहाँ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कवि दरबार किया करते थे और जिनके पावन दरबार में 52 कवि अपनी कविता सुनाया करते थे, भाई नंदलाल जैसे, तो वो जो कवि स्थान है परमात्मा की मेहर हुई है, गलगीधर पातशाह की दशमेश पिता की बख्शिश हुई है। आज वो बहुत ही सोना स्थान बन रहा है और ये कवि दरबार स्थान दुनिया में ऐसा पहला नवेकला स्थान है जहाँ सारी दुनिया से कवि आकर गुरमत की बात किया करेंगे, गुरु गोबिंद सिंह की बात किया करेंगे। आज सारे संसार से यहाँ संगतां पहुँची हैं और नए जो कवि दरबार स्थान का उद्घाटन हुआ है, मैं सारे संसार की संगतों को, यहाँ के प्रबंधक साहबान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ਅੱਜ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅਸਥਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। नगर परिषद घुमारवी के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। कोई भी खुले में कूड़ा फेंकता हुआ पाया गया तो उससे नगर परिषद 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूलेगी। बकायदा नगर परिषद की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष रीता सहगल ने की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंके और शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में अपना सहयोग दे। बैठक में शहर के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर भी कार्य योजना तैयार की गई। नगर परिषद घुमारवी क्षेत्र की बैठक में फैसला लिया गया कि हर घर से प्रतिदिन लिए जाने वाले कूड़े में किसी भी प्रकार के डायपर और सैनिटरी नैपकिन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए नगर परिषद सप्ताह में एक दिन अलग गाड़ी का इंतजाम करेगी और हर मंगलवार को डायपर और नैपकिन युक्त कूड़ा अलग से लिया जाएगा। इसके अलावा नगर परिषद बैठक में गांधी चौक और दकड़ी चौक पर डिस्प्ले स्क्रीन लगाने का भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें नगर परिषद की विभिन्न योजनाओं, सब्जियों के दाम व अन्य विभागों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक में कोर्ट परिसर के पास शिव मंदिर के सामने 3 दुकानें और पार्किंग बनाने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा सरकार से अम्बेडकर भवन के रखरखाव के लिए धन उपलब्ध करवाने की मांग की गई। फैसला लिया गया कि जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं उनके लिए शहर के बाहर स्थान चिन्हित किया जाएगा, जहाँ वह कबाड़ इकट्ठा कर सके।
सकेंगे। शहर की सभी मीट मछली की दुकानों को भी एक जगह बनाए जाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि आयुर्वेद अस्पताल को 10 बिस्तर उपलब्ध करवाए जाए। बैठक में नगर परिषद की अध्यक्ष रीता सहगल एवं उपाध्यक्ष श्याम शर्मा व पार्षद उपस्थित रहे। शहर की सुंदरता को देखते हुए नगर परिषद ने की बैठक में आज निर्णय लिया गया कि नगर परिषद में जो कुछ लोग जो है कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं उन पे नज़र रखी जाएगी और जो भी बाहर फेंकता हुआ नज़र आएगा उसको जो है अधिकतम 5,000 का जो है जुर्माना किया जा सकता है। और लोगों से आग्रह भी है कि नगर परिषद में खुले में कूड़ा नहीं फेंकें। जो भी नगर परिषद की गाड़ी हर रोज जाती है तो सूखा और गीला कूड़ा जो है अलग अलग लिया जाता है, तो उसमें जो है अलग अलग कूड़ा दें। और आग्रह है कि जो लोग डायपर और सैनिटरी वगैरह जो है उसमें कूड़े में मिक्स कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि डायपर जो है अलग डालें, सैनिटरी वगैरह अलग डालें, जिसको जो है नगर परिषद के कर्मचारी मंगलवार को हर शहर के हर कोने से जो है अलग से लेंगे। और जो भी व्यक्ति डायपर वगैरह मिक्स करके कूड़ा देगा उसको जो है उस दिन नहीं लिया जाएगा, उससे अगले दिन जो है बिना डायपर के जो है कूड़ा अगले दिन लोगों से लिया जाएगा। इसके साथ ही शहर में की 2 शॉपें हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि जो है जो भी कबाड़ का सामान है उसको जो है शहर से थोड़ा हटके लगाएं ताकि जो है शहर की सुंदरता बनी रहे। और आने वाले समय में जो है नगर परिषद द्वारा मीट और मछली की दुकानें जो है इनको जो है अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सरकार से ये भी मांग की गई कि अंबेडकर भवन के रख रखाव के लिए धन उपलब्ध करवाए और वहाँ पे सड़क की व्यवस्था भी करवाई जाए ताकि जो है वहाँ पे गरीब लोगों को कार्यक्रम करने की सुविधा कम पैसों में सुविधा मिल सके। इसके साथ ही नगर परिषद द्वारा जो है बेलिंग मशीन को भी शुरू कर दिया गया है, जिससे जो है कूड़ा बेलिंग करके जो है कम पैकेट में जो है पैक किया जाएगा और उसको जो है बाहर भेजा जाएगा। शहरी क्षेत्र में जो है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की जो है सरकार से मांग की गई और वहाँ पे जो है 10 बिस्तर का जो है हॉस्पिटल खोला जाए। और शहर में 3 जगह पे जो है डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएगी, एक नगर परिषद कार्यालय में, गांधी चौक पे और दकड़ी चौक पे, जहाँ पे लोगों को जो है जागरूक किया जाएगा और नगर परिषद की गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। और जो बाकी जो भी और डिपार्टमेंटों की गतिविधियाँ हैं उनको भी जो है वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। भारतीय किसान संघ ने किसानों बागवानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर धर्मशाला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संघ के बैनर तले किसानों ने धर्मशाला के हनुमान मंदिर से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली। इस दौरान किसान संघ के पदाधिकारी ने उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के माध्यम से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय किसानों को उनकी उपज की लागत के आधार पर मूल्य प्रदान करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। आज जो मुख्य विषय जिस धरना प्रदर्शन को लेकर के आज सारे देश भर में एक रोष प्रदर्शन जिस विषय पर था वो भारतीय किसान संघ का 8 सितंबर का प्रस्तावित धरना प्रदर्शन। इसमें जिला कांगड़ा के सभी विकास खंडों से किसान कार्यकर्ता भाई बहनें आए हुए थे बड़ी संख्या में, भारी बारिश के बावजूद। मुख्य विषय जो था वो यही था कि 11 अगस्त को हमने जो भारत के प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन भेजा था केंद्र की ओर से, वो कि किसान को लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य बहुत नीचे है। आज लागत जो है उससे कई गुना ऊपर चली गई है और उस लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। हमारी मुख्य मांग ये है। आज कृषि के जो आदान हैं उनका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी कीमतें बढ़ी हैं महंगाई के दौर में। उसके कारण से आज बीज खाद और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, श्रम है, लागत है, वो बढ़ी है। उसके कारण से वो सारा कुछ बढ़ने के बावजूद किसान को उसकी जो लागत मूल्य है वो नहीं मिल रही है। हमारी मांग यही है कि सरकार इसकी व्यवस्था बनाए और कानून बना करके किसान की फसल लागत जो आ रही है उस लागत मूल्य से नीचे किसान की फसल ना बिके, लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य किसान को मिलेगा तो किसान बचेगा।
नहीं तो देश में आज खेती छोड़ने को किसान मजबूर हो गया है और उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इसलिए अंत समय में वो फिर जब कर्ज से कर्जदार होता चला जा रहा है, उसके कारण से वो अंत में फिर कर्ज के बोझ तले मरता क्या न करता, तो फिर वो स्थिति उसकी फांसी पे चढ़ के वो आत्महत्या की स्थिति में जा रहा है। अनेक राज्यों के आंकड़े हमारे सामने हैं। तो इसी विषय को लेकर के हमने आज ये धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम था हिमाचल के सभी 12 जिलों में हुआ है और प्रमुख रूप से जो मांग थी वो यही थी। वैश्विक महामारी कोरोना से सरकारी और निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। विशेषकर पर्यटन और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारियों को कोरोना के चलते काम के अभाव में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इस बीच छोटे टैक्सी ऑपरेटरों का काम पूरी तरह से ठप रहा है। ऐसे में टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ज्वाइंट टैक्सी यूनियन वेलफेयर कमेटी ने प्रदेश सरकार से 2 साल का टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ करने की मांग की है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यूनियन के महासचिव संदीप तंवर ने कहा कि शिमला शहर में कोरोना की वजह से टैक्सी चालकों का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और काम धीरे धीरे चल तो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी भी नाम मात्र ही पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में कारोबार पटरी पर नहीं लौटा है। यूनियन महासचिव संदीप तंवर ने सरकार से टैक्सी ऑपरेटरों के हित में फैसला लेने की मांग की है। हमारा सबसे प्रमुख समस्या जो है टैक्स, टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स 2 साल के जो है पूर्ण रूप से सरकार द्वारा माफ़ किए जाने चाहिए, क्योंकि 90% से ज़्यादा टैक्सी ऑपरेटर इस समय ऐसे हैं जो अपना परिवार का पालन पोषण भी अभी अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए अधिकतर टैक्सी ऑपरेटर जो है वो टैक्स जमा नहीं कर पा रहा है। टैक्सी जो है वो माफ़ होना चाहिए, टोकन और पैसेंजर। दूसरा, परमिट की अवधि जो है कम से कम 5 साल के लिए वो सरकार को बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि 2 साल तो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए हैं। गाड़ियां खड़ी है, गाड़ियों के नीचे घास जम गया है। टैक्स देना और सारे खर्चे जो पूरा करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए टैक्स की अवधि जो है 5 साल बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वो अपना थोड़ा बहुत खर्चा चला सके। परमिट की जो है अवधि वो 5 साल बढ़ाई जानी चाहिए। बाकी जो अपना मोटर व्हीकल एक्ट में जो फ़ाइन की जो भारी भरकम राशि है, उस पर भी सरकार को जो है टैक्सी गाड़ियों को राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि मिनिमम राशि जो है वो 1000 रुपये कर दी गई है। जो लापरवाही है, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, शराब पी के करता है, कोई लापरवाही करता है, फ़ोन यूज़ करता है ड्राइविंग के दौरान, उनके ऊपर जुर्माने की राशि बढ़ जाए कोई बात नहीं है। लेकिन कोई छोटी छोटी जो समस्याएं होती है, किसी ने आइडल पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, 1000 रुपये का फ़ाइन हो जाएगा, तो वो देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है टैक्सी ऑपरेटरों को। उसकी राशि भी कम की जानी चाहिए। और दूसरा, इसका जो एक इफ़ेक्ट पड़ रहा है, भ्रष्टाचार को भी इससे जो है सीधा सीधा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि 1000-2000 रुपये का फ़ाइन जमा करवाने से बेहतर टैक्सी ऑपरेटर ये सोचता है कि 200-300-400 की रिश्वत में अगर काम चल जाता है तो वो टैक्स कराने से जो है अपना फ़ाइन करवाने से आनाकानी करते हैं। अगर सरकार जो है अपने टैक्सी ऑपरेटरों को और सभी फ़ाइन की जो राशि है वो कम कर देती है, तो 200, 400, 500 का फ़ाइन जो है वो भरा जा सकता है। तो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस दृष्टि से भी जो है वो जुर्माने की राशि कम की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश में आने वाले 48 घंटों में कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसमें कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी, शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश में 4 दिन तक मौसम खराब रहेगा और अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। उन्होंने बताया कि जुलाई माह के मुकाबले अगस्त महीने में मानसून की बारिश कम हुई है। कुल मिलाकर अब के मानसून के मौसम में सामान्य बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में 30 से 25 सितंबर तक मानसून के विदा होने की उम्मीद है। हिमाचल में मानसून के रुखसत होने के बीच तापमान गिरने से ठंड भी महसूस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती है। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि जल स्तर बढ़ सकता है। देखो, रेनफॉल जो है अगले 48 घंटे में हिमाचल प्रदेश में और बढ़ेगा, तो लगभग पूरे प्रदेश में रेनफॉल होगा। और जहां तक चेतावनी की बात है, चेतावनी हमने रखी हुई है और उसमें
खासकर जो मध्य और निचले क्षेत्र के जिले हैं वहां हमने चेतावनी रखी है। लेकिन ये जो स्पेल रहेगा इसमें जो ऊपर के क्षेत्र के जिले जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, इन इलाकों के भी निचले क्षेत्र है वहां भी बारिश होगी। और जहां हैवी रेनफॉल है उसमें जिला चंबा, उसके निचले क्षेत्र है, उसके बाद कांगड़ा जिला, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू भी साथ में है, और शिमला, सिरमौर, सोलन, इन इलाकों में कुछ जगहों पे हैवी शावर्स और हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। देखिए अभी तक जो मानसून का जो स्टेटस है वो ऐसे है कि अभी इस वक्त जो है मानसून एक्टिव है हिमाचल प्रदेश में भी, आगे 3 दिनों में एक्टिव रहेगा। 12 तारीख के बाद जो है रेनफॉल में कमी आएगी और वो कमी जो है लगभग अगले 4 से 5 दिन रहेगी। लेकिन फिर से एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, तो हमें लगता है कि मानसून अभी बाय द एंड ऑफ सितंबर तक जो है बीच में अपना असर दिखाती रहेगी, क्योंकि अभी ऐसे पैटर्न डेवलप नहीं हुए हैं जिसकी वजह से हम मान लें कि मानसून जल्दी ही जो है विड्रॉ हो जाए। मानसून देखिए जो मानसून का लेवल है वो बिल्कुल ठीक है, अभी कम नहीं है। हालांकि डिपार्चर नेगेटिव है लेकिन वो स्टैंडर्ड डिपार्चर है, इतना डेविएशन आमतौर पर मानसून में छोटे क्षेत्र में होता है। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि जैसे अभी 3 दिन रेनफॉल है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ओवरऑल मानसून मुझे नहीं लगता कि बहुत कम रहेगा, पर्याप्त बारिश जैसे हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि इरेक्टिक चल रहे हैं कुछ सालों से, वो जरूर है, लेकिन पानी रहेगा और डैम जो है जहाँ पानी की शॉर्टेज है वहाँ मुझे लगता है कैचमेंट में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद भी मंडियों में किसानों की उपज से कम लागत पर उत्पाद खरीदे जा रहे हैं, जिस कारण किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ज्ञापन जो सौंपा है हमारे पूरे भारतवर्ष में आज हमने 525 जिलों में इस प्रकार के ज्ञापन दिए हैं कि हमारा जो है वो लागत जो खेती बाड़ी हम कर रहे हैं, खेती बाड़ी के ऊपर जो हमारी कॉस्ट आती है, लागत आती है, उसके हिसाब से प्राइस होनी चाहिए, उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे मक्की के ऊपर हम खर्च करते हैं, 1 किलो मक्की हमारे को 16, 17, 20 रुपये से कम नहीं पड़ती, परंतु बाज़ार में क्या रेट मिलता है 10 या 15 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। तो हम चाहते हैं कि घाटे की खेती को बना के एक करके रखे, सरकार जो है मूल्य मतलब लागत के आधार पर जो है मूल्य निर्धारित करे। ये हमारी प्रमुख मांग है, लाभकारी मूल्य मिले हमारे को, मतलब ये हमारी जो भारतीय किसान संघ की प्रमुख मांग रही है। दूसरी बात है कि जिला स्तर के ऊपर भी हमने एक ये किया है कि मतलब जैसे बेसहारा पशु हैं, बेसहारा पशुओं के लिए जो है पूरी व्यवस्था की जाए। इनको जो है सरकार ने बोला था कि सेंचुरी बनाएंगे, परंतु डीसी साहब ने बोला कि सेंचुरी लगभग तैयार है। तो इस प्रकार से उन पशुओं को जो बेसहारा पशु अभी सड़कों में घूम रहे हैं, रात को जाते हैं, फसलें बर्बाद कर देते हैं और कोई किसान कुछ नहीं कर पाता, पूरी मेहनत जो है मतलब बेकार चली जाती है। इसलिए जो है उनको लाने का भी प्रबंध जो है वो सरकार से हमने निवेदन किया है, सेंचुरी में ले जाने का प्रबंध करें। इस प्रकार से जो खनन हो रहा है, खनन जो है मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है खड्डों नालों का, उसमें जो है पानी का स्तर नीचे जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे को पानी की कमी हो रही है, वो कमी जो है उसको खनन को रोका जाए। हाँ जी, और इस प्रकार से जो क्रॉप इंश्योरेंस का है उसको तर्क संगत बनाया जाए। ये नहीं है कि मतलब एक खेत में जहाँ खेत में लगा हुआ बहुत बढ़िया खेत है वहाँ की जो है वो एवरेज ली और उसके हिसाब से दे दिया, उसके हिसाब से तो कुछ नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश के शिवभूमि चंबा की विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा के लिए दशनामी अखाड़ा से मणिमहेश के लिए निकलने वाली छड़ी राधा कृष्ण मंदिर जुलाहकड़ी से मणिमहेश तलछील के लिए रवाना हुई। देर शाम लक्ष्मी नारायण मंदिर से मुख्य बाजार से होते हुए यह छड़ी राधा कृष्ण मंदिर पहुंची, जहां पर रात्रि विश्राम किया गया। बम बम भोले के जयकारों के साथ साधु संत मुख्य बाजार से होते हुए राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच लोगों ने नतमस्तक होकर पवित्र छड़ी का आशीर्वाद लिया।
राधा कृष्ण मंदिर पहुंचने पर वहां के प्रबंधन ने पवित्र छड़ी का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया, जहां पर एसडीएम चंबा ने छड़ी की पूजा अर्चना कर उसे वहां पर स्थापित किया। अब यह छड़ी यहां से पैदल मणिमहेश डल झील के लिए रवाना हो गई है। रास्ते में 4 जगह पर रात्रि विश्राम कर राधा अष्टमी के दिन इस छड़ी को पवित्र डल झील में डुबकी लगाने के बाद ही वहां पर बड़ा स्नान शुरू होगा। मंगलवार को जब छड़ी को लक्ष्मी नारायण मंदिर से रवाना किया गया तो वहां पर साधु संतों और प्रशासन के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से हल्का सा विवाद हुआ, लेकिन एसडीएम चंबा ने मौके पर पहुंचकर इस विवाद को समाप्त कर दिया। स्थानीय विधायक पवन नैयर ने बताया कि पवित्र छड़ी यात्रा मणिमहेश के लिए रवाना हो चुकी है। राधा अष्टमी के दिन छड़ी को पवित्र डल झील में स्नान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रशासन और साधु महात्माओं के बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से विवाद हुआ, लेकिन उसे जल्द सुलझा लिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से यह यात्रा सीमित लोगों के बीच निकाली गई, लेकिन अगली बार बड़े ही धूमधाम से छड़ी यात्रा निकाली जाएगी। इस बार जो है मिसकम्युनिकेशन गैप की वजह से मैंने हमारे एसडी साहब भी ने पीडीएम साहब भी ने इनको खैर पता और कमेटी वालों ने इनको बताया भी। मैं तो अभी घर पे था तो मेरे को फ़ोन आया इनका कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर कोई आदमी नहीं और आपने अभी देखा होगा। इसी वक्त डी साहब से फ़ोन पे बात की, वो है दिल्ली। तो डी साहब ने कहा था कि मैं अभी एसडीएम साहब, एडीएम साहब और तहसीलदार साहब को भेज रहा हूँ। आपने देखा इस वक्त सारे यहाँ पर पहुँच गए हैं और एक कम्युनिकेशन गैप था मैंने जो देखा नहीं, वो लोगों को पता भी नहीं था। आजकल ज़माना आपको पता है कि आजकल फेसबुक का ज़माना है, ना किसी को पता, मेरे को नहीं पता। अखबारों में न्यूज़ लगने की फलाने तरीके को छड़ी जा रही है या फेसबुक में डालते, किसी लोगों को कोई पता नहीं था। तो चलो बैठ के इनके साथ बाबा जी के साथ सारा हो गया। 10 नंबी खड़ा जितने भी हमारे थे ये, और अगली बार हमें पूरा इनको विश्वास दिला कि अगले पूरी धूमधाम से जो है ये हम छड़ी यात्रा हासिल। एसडीएम चंबा नवीन तंवर ने बताया कि मणिमहेश यात्रा के लिए दशनामी अखाड़ा से छड़ी रवाना हो चुकी है। पहले जुलाहकड़ी के राधा कृष्ण मंदिर में विश्राम के बाद यह पैदल पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ती जाएगी और राधा अष्टमी के दिन छड़ी को स्नान कर वापस दशनामी अखाड़ा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि कोविड की वजह से एहतियात बरतना जरूरी है। तो ये दशनामी अखाड़े की जो छड़ी है ये परंपरा के अनुसार आज यहाँ से निकल रही है और लक्ष्मीनारायण मंदिर से अभी ये प्रस्थान करते हुए मार्केट के रास्ते से जो लाकड़ी में जो हमारा राधा कृष्ण मंदिर है आज उसका यहाँ विश्राम होगा और इस तरह चलते हुए रात फिर आगे तक चलते हुए ये मणिमहेश की यात्रा पे जाके स्नान करके फिर वापस यहाँ पे आएगी। और रास्ते के सभी प्रबंध का हम अभी देख रहे हैं। आज जैसे इनका रात में राधा कृष्ण मंदिर में जो प्रबंध है और बाकी उन सभी के इनकी जो ग्रीवांस है उन पे ज़रूर इस पे जो है उचित बेस्ट जो कदम हो सकते हैं वो उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये पहले से ही हमने ये कम्युनिकेशन साफ था कि जो है कम से कम लोग छड़ी के साथ चले और जैसा कि हो भी रहा है, आप देख रहे हैं कम से कम लोग यहाँ पे हैं और इसीलिए सभी को जो बाकी सभी मास्क और उसका भी पालन करें और डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इसके लिए जो कार्रवाई हो रही है वो भी हो रही है। छड़ीदार महंत यतिंदर गिरी ने बताया कि छड़ी चंबा से रवाना हो चुकी है और यह परंपरा करीब 1000 साल से चली आ रही है। दशनामी अखाड़ा से पैदल यह मणिमहेश पहुंचती है। इसके बाद पवित्र डल झील में स्नान कर छड़ी वापस दशनामी अखाड़ा में पहुंच जाती है। आज 7 तारीख दशनाम अखाड़ा चंबा से छड़ी रवाना हुई और लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जुलाकड़ी में आज विश्राम होगा। आज की रात यहाँ स्टे होगी। कल महिला में दोपहर का भोजन होगा, रात में विश्राम होगा, फिर दुर्गट्ठी में, फिर भरमौर में और फिर हरसर में और फिर धनसो में और 13 तारीख शाम को मणिमहेश छड़ी पहुँचेगी और 14 तारीख सवेरे डल झील टूटेगा और छड़ी का स्नान होगा, यात्रा का समापन होगा। दशनाम की छड़ी हर साल सदियों से चलती आई है। 1000 वर्ष पूर्व से इसका इतिहास है और शिव और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। शिव प्राण है तो शक्ति प्रकृति है और इस प्रकार से इसकी छड़ी की मान्यता है। ये दशनाम का और सनातन धर्म का प्रतीक इसको चिन्ह माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने
जब भारतवर्ष में प्राय हिंदू धर्म लोप हो चुका था, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करी और सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में हर स्थल में छड़ी को लेकर घूमे और तब से ही ये परंपरा है। हिमाचल खबरनामा की संग में इतना ही। नमस्कार।